ये छात्र कक्षा 9 क्लास के गति चैप्टर जो है, अब ये जो है सो गति का ये जो है सो इसका चौथा भाग है। तो चलिए इसमें जो है सो गति का ग्राफीय प्रदर्शन देखते हैं। तो गति का ग्राफीय प्रदर्शन यानी कि गति जो है उसमें समय को कैसे निरूपित किया जाता है, ग्राफ में जो है समय को और दूरी को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो ग्राफ में समान चाल, एक समान चाल, असमान चाल, इस प्रकार से जो होता है त्वरण जो सो हमें गति से कैसे प्राप्त करते हैं, तो यही हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ हमने जो सो ग्राफ खींचा है। देखिए एक्स अक्ष पर जो सो में समय को हमेशा मानना होगा और वाई अक्ष पर जो है सो में दूरी को मानना होगा। और समय जो है सो सेकंड में होता है और दूरी क्या होता है, मीटर में। तो देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और ये 5 सेकंड। और इसमें भी जो है सो दो एक, यहाँ तो समय में क्या है 1-1 सेकंड का अंतर है और दूरी में जो है सो क्या 2-2 मीटर का अंतर है। तो देखिए अब इसको जो है सो मिलाते जाते हैं तो हमें जो है सो एक क्या होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है। और ये सरल रेखा प्राप्त होता है तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा चाल जो है क्या है, एक समान चाल है। एक समान चाल है कि यानी कि देखिए हर 1-1 सेकंड में 2-2 मीटर का अंतर है। यानी कि 1 सेकंड में 2 मीटर का दूरी तय कर रहा है, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर का दूरी तय कर रहा है। इसी प्रकार से तो ये जो है सो एक समान चाल का क्या है, एक समान चाल का दूरी, समय दूरी ग्राफ एक समान चाल का है। अब इसके अब देखिए यदि कोई, अब आगे यहाँ थोड़ा सा देखिए इसमें जो लिखा हुआ है क्या, देखिए यदि कोई वस्तु एक समान गति है तो उसका समय दूरी ग्राफ सरल रेखा में बनता है। अगर कोई जो है सो दूरी जो है गतिमान है कोई वस्तु जो है सो, तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो क्या होगा, सरल रेखा में बनेगा। तो देखिए ये जो है सो हमें सरल रेखा में मिला। इसके बाद है ग्राफ का झुकाव। देखिए ग्राफ का झुकाव जितना एक्स अक्ष की ओर होगा उतना ही चाल अधिक होगा। अगर ग्राफ जो है सो अगर इस प्रकार से वाई अक्ष की तरफ जितना झुका होगा उसका क्या होगा, उसका चाल जो होगा उतना ही अधिक होगा। देखिए वाई अक्ष की तरफ पूरा झुका हुआ है तो ये इसका चाल जो है सो बहुत तेज़ है। तो देखिए आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ चाल ग्राफ का झुकाव जितना वाई अक्ष की ओर होगा उतना ही चाल इसका अधिक होगा। अब इसके बाद देखते हैं विरामावस्था में, जो विरामावस्था में समय दूरी ग्राफ होगा ये क्या होगा। तो देखिए कोई वस्तु जो है सो मान लीजिए यहाँ से 0 बिंदु से ओ बिंदु से चलना प्रारंभ किया और 1 सेकंड पर मान लीजिए पहले सेकंड पर भी ये 6 मीटर का दूरी तय किया, दूसरे सेकंड पर भी 6 मीटर का और तीसरे सेकंड पर 6 और चौथे सेकंड पर 6। तो अब इसे जो है सो मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। और फिर जो है सो इसे यहाँ मिलाते हैं तो ये क्या होता है, फिर ये जो है सो विरामावस्था में आ जाता है। तो विरामावस्था में जो है सो बिंदु जो हमें इस प्रकार से सरल रेखा प्राप्त होता है। इस प्रकार से फिर जो है सो ओ बिंदु की ओर आने लगता है, मूल बिंदु की ओर। तो देखिए कहता है वस्तु 1 सेकंड में, जो वस्तु जो है इसमें क्या होता है 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में उसी स्थान पर होगा। देखिए वस्तु जो से क्या होता है हमेशा 1 सेकंड में, दूसरे सेकंड में भी, तीसरे सेकंड और चौथे सेकंड में भी क्या होता है उसी स्थान पर होता है। तो यह विरामावस्था में होगा। उसी स्थान पर होना यानी कि जहीं का तहीं है। तो विरामावस्था में रहेगा तभी तो हो सकता है जहीं का तहीं। अब आगे देखते हैं दूरी से चाल क्या बोलता है, दूरी समय ग्राफ से चाल ज्ञात। दूरी समय ग्राफ जो होता है इसे हम चाल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम प्राप्त करते हैं भी चाल। तो देखिए इसमें नीचे जो है सो हमें सबसे पहले समय को लिखना होगा। देखिए समय, और यहाँ जो है सो एक्स अक्ष पर समय को और वाई अक्ष पर दूरी को, समय सेकंड में और दूरी मीटर में। तो देखिए दूरी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हमारा चाल कितना है, तो देखिए ए बिंदु पर जो हमारा चाल है कितना है 8, ये दूरी जो है सो कितना 8 मीटर है। और समय कितना लगा 8 मीटर की दूरी तय करने में, तो 4 सेकंड लगा। तो इस पर हमने बी बिंदु पर लंब खींचा और फिर इस बी बिंदु से इस यहाँ लंब खींचे। तो ये जो है सो लंब खींचे तो समय जो आता है 4 और दूरी हमारा गया सो कितना हुआ 8 मीटर। तो अब देखिए कुल दूरी हमने कितना तय किया, अभी देखा हमने कि 8 मीटर, तो हमने कुल दूरी बराबर 8 मीटर लिखा और समय जो है सो 4। तो इसे हमने हल किया तो चाल हमारा कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 2-2। तो आप देख सकते हैं कि 2-2 मीटर की यहाँ अंतर है। देखिए 2-2 मीटर का क्या है अंतर है, यानी कि 2 मीटर 1 सेकंड में 2 मीटर का दूरी, फिर दूसरे सेकंड में 2 मीटर का, तीसरे सेकंड में 2 मीटर का, इसी प्रकार से आगे तय करते गया तो 8 मीटर तक पहुँच गया। इसी प्रकार से समय भी इधर क्या होते गया, चेंज होते गया, 1-1 सेकंड का डिफरेंट होते गया। तो चाल जो हमारा प्राप्त हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड। और ये जो हमने दूरी निकाला ओ तक की दूरी निकाला, यानी ओ तक का, ए से ओ तक का हमने दूरी निकाला।
अब आगे देखते हैं वेग समय ग्राफ से त्वरण। वेग समय ग्राफ जो होता है इससे अब हम जो है त्वरण कैसे प्राप्त करते हैं ये देखते हैं। देखिए पहला सबसे पहले आपको इसमें नीचे समय लेना होगा और ये दूरी लेना होगा। तो हमने जो है सो एक सेकंड का अंतर लिया और यहाँ से इसमें जो है सो 5-5 मीटर का अंतर लिया। दूरी जो है सो 5-5 मीटर का अंतर और समय 1-1 सेकंड का। तो देखिए जो हमें यहाँ से हमने गाड़ी जो है सो आने की कोई वस्तु चलना शुरू किया, मान लीजिए कितना इसका प्रारंभिक वेग कितना हुआ 10 समय, जिस समय से चलना शुरू किया प्रारंभिक वेग 10 मीटर और अंतिम जाके कितना हो गया 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर हो गया इसका अंतिम चाल। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था और ये जो है सो 25 मीटर प्रति सेकंड से। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे में समय, कुल समय। तो देखिए इसको हमने लिख दिया इसके सूत्र के आधार पर। देखिए त्वरण को ए से निरूपित करते हैं, अंतिम वेग को भी से और प्रारंभिक वेग को यू से और बटे में टाइम। देखिए उसके बाद आता है प्रारंभिक वेग जो हमारा कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग 25 मीटर। देखिए 25 मीटर प्रति सेकंड और समय हमें कितना लगा, देखिए तो समय यहाँ से इतना ही समय तो लगा हमें, इसके बीच का इस समय तो हमें देखना है, इसका बीच और इसका बीच का समय देखना है। तो इसका बीच और इसका बीच के जब हमने समय निकाला तो 3 सेकंड लगा। तो देखिए अब हमने अंतिम वेग लिख दिया और प्रारंभिक वेग हमने क्या किया लिख दिया। अंतिम वेग कितना है 25 मीटर स्क्वायर और प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इसको जब हमने हल किया तो आता है 15 मीटर प्रति सेकेंड और समय जो है सो कुल हमने लिखा कितना 3 सेकेंड, क्योंकि समय जो है सो यहाँ से यहाँ की जो दूरी हमने तय किया इसमें कुल समय जो है सो हमारा 5 में से 2 घटा दें तो 3, इतना ही तो हमें समय लगा। देखा जाए तो यहाँ से तो हमने दूरी तय करना स्टार्ट किया, यहाँ से ही चलना शुरू किया, तो ये जो है सो दूरी हमें तय करने में 3 सेकंड लगा। तो हमने इसे हल किया तो आता है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये जो यहाँ से जो त्वरित होने में स्टार्ट हुआ जो 5-5 मीटर के प्रति सेकंड से क्या हुआ त्वरित होते। अब देखते हैं गति के नियम का समीकरण। तो गति का नियम का जो समीकरण है वो 3 समीकरण दिया हुआ। एक है v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर 2as v स्क्वायर 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो देखिए प्रारंभ जो u जो है क्या है, इसमें v क्या है, a क्या है, t क्या है और s क्या है। तो देखिए u जो है सो प्रारंभिक वेग है और v जो है सो अंतिम वेग है और ये जो है सो त्वरण है और t जो है सो समय है और s दूरी। तो इसे अब आगे देखते हैं, जो ग्राफीय विधि से गति के समीकरण जो है सो नियम का जो समीकरण का है उसे हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए इसे सिद्ध करने के लिए अभी हम इसे पहले ग्राफ में देखते हैं, उसके बाद इसे हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए पहले जो गति का जो मैं अभी सिद्ध करने जा रहा हूँ इसको देखिए, ग्राफीय विधि से गति के नियम को जो है हमें सिद्ध करना है जो समीकरण उसे। तो यहाँ नीचे जो सो लेना है समय लेना है, एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर क्या लेना है दूरी लेना है। इसके बाद देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ से त्वरित होने यहाँ से गति करना क्या हुआ प्रारंभ हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जो गया दूरी तय किया, ये यहाँ से लेकर मान ली ओ बिंदु से ए बिंदु तक ये इसका प्रारंभिक वेग था और फिर यहाँ से ए बिंदु से प्रारंभ हुआ, ए से ओ बिंदु इसका क्या हुआ प्रारंभिक वेग हुआ, इसीलिए इसे हम प्रारंभिक वेग लिख दें। और ओ से एन बिंदु तक ये पूरा क्या हुआ, ये हुआ अंतिम वेग हुआ, इसे हम भी से दर्शाते हैं। उसके बाद इधर देखिए देखिए इसके बाद क्या बराबर होता है क्या बराबर नहीं। तो देखिए एन ओ ये जो है सो जो अंतिम वेग जो है सो बी एम का बराबर है, बी एन का क्या है बराबर है, देखिए बी एन का बराबर है, एम होगा यहाँ बी एम का, यानी कि एन ओ बी एम का बराबर है। फिर ए ओ जो प्रारंभिक देखिए और एन ओ जो है सो क्या है अंतिम वेग है, क्या है अंतिम वेग है और जो है सो बी एम का बराबर है और इसे भी से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद ए ओ जो है सो सी एम का बराबर है, देखिए सी एम का बराबर है और ये जो है सो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है सो प्रारंभिक वेग है और इसे यू से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद ए सी और ओ एम क्या है समय है जो नीचे एक्स अक्ष में हम लिए हैं। इसके बाद है बी सी, देखिए बी एन जो बराबर है ए सी के, बी एन देखिए बी एन बराबर है किसके ए सी के। उसके बाद ए एन देखिए ए एन बराबर है किसके, ए एन बराबर जो सो किसके ए सी के, सॉरी बी सी के, जो ये है ए एन जो है बराबर है बी सी के। अब आगे देखते हैं अंतिम वेग इसमें जो है सो
देखिए अंतिम वेग हमने लिख लिया। अंतिम वेग जो है सो NO जो है सो BM का बराबर है, ठीक है। और प्रारंभिक वेग जो है सो यानी कि AO जो बराबर है CM का बराबर है। अब देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर हमें पता है कि होता है वेग में परिवर्तन का दर और बटे से समय, यानी कि त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग देखिए, अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग और बटे से समय। देखिए अब आगे देखते हैं, तो देखिए अंतिम वेग इसमें क्या होगा, तो अंतिम वेग देखिए इसमें क्या होता है, देखिए दिखाते हैं, अभी थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए अंतिम वेग जो हमारा जो था, देखिए अंतिम वेग जो यहाँ ये दूरी होगा, अंतिम वेग A से N की जो दूरी होगा, देखिए अंतिम वेग तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, पूरा जो है सो अंतिम वेग कितना है, कितना O से N तक जो है सो अंतिम वेग है, O से N तक क्या है अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग जो है सो यानी कि BM, हमें ये इधर अंतिम वेग सिर्फ देखना है, लेकिन हमें लेना है इधर से BM। तो BM जो हमारा क्या है अंतिम वेग, तो हम लिखते हैं A बराबर त्वरण A है, ठीक है। और अंतिम वेग कितना हुआ हमारा BM। और प्रारंभिक वेग देखिए कितना हुआ, प्रारंभिक वेग देख सकते हैं आप जो है सो, देखिए OA, देखिए OA जो बराबर है CM का बराबर है, यानी कि ये है प्रारंभिक वेग, ये यानी कि माइनस C, देखिए CM, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे से समय। टाइम कितना है, टाइम को हम T से ही लिख देते हैं, T से, ठीक है। टाइम को T से, अब देखिए A बराबर क्या होगा, देखिए जब BM में, देखिए ये BM जो है इसमें हम CM को माइनस कर देंगे, देखिए इतना पूरा में से इतना को माइनस करेंगे तो इतना बचेगा, यानी कि हमारे पास BC बचेगा। तो होगा BC बराबर से T जो है सो समय है। अब देखिए ये T को इधर ले जाते हैं, तो T बराबर BC, ठीक है। अब लिख सकते हैं BC बराबर से AT, ये हमारा जो है सो फर्स्ट समीकरण ये हमें प्राप्त हुआ। अब आगे देखते हैं, देखिए अब जो है सो क्या होता है BC बराबर क्या है BM माइनस CM। देखिए देखिए BC जो है, ये BC जो है सो BC देखिए एक तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यानी कि BM बराबर है किसके BC प्लस CM के बराबर है। तो अब इसे जो हम सो BC को इधर करेंगे तो क्या होगा, देखिए BC को इधर करेंगे तो होगा BM माइनस CM, यानी कि जो है सो देखिए ये पूरा दूरी में से क्या करते हैं, ये हमें ये निकालना है, तो इसमें से हमें इतना निकालना है, तो पूरा में से क्या करते हैं इसे हम घटाते हैं तो ये हमें निकल जाता है। तो यही हमने किया है। तो देखिए ये हमें निकल गया। और ये जो है सो BC हमारा क्या है, BC जो है सो BC को BC लिखते हैं। और BM, देखिए BM क्या है हमारा, BM क्या है, BM जो है सो हमारा क्या है अंतिम वेग है। देखिए BM जो है सो अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग को हम किससे इंडिकेट करते हैं V से। और CM माइनस CM क्या है, ये CM जो है सो देख सकते हैं, CM जो है सो प्रारंभिक वेग है, तो इसे U से इंडिकेट करते हैं। अब U से इंडिकेट करते हैं। अब ये जो है सो ये हमारा प्राप्त हो गया समीकरण 2, ये हमें जो है सो समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 लिखते हैं। देखिए समीकरण जो हमारा पहला जो A समीकरण और 2 समीकरण, इसे दोनों को क्या करते हैं LHS और RHS को तुलना करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 जो है सो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए समीकरण 1 यही है हमारा, एक ये इसे हम लिख देते हैं पहले BC बराबर AT। इसके बाद समीकरण जो 2 हमें प्राप्त हुआ BC बराबर V माइनस U, ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ, तो देखिए BC बराबर हम AT लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया AT लिख दिया, AT बराबर V माइनस U। अब ये AT जो है इसे हम लिख सकते हैं V माइनस U बराबर AT, ठीक है।
बराबर क्या हुआ 80। अब इस 80 को क्या करते हैं, ये जो हमें 80 प्राप्त हुआ, अब इसे क्या करते हैं 80 को, ये भी को इधर रहने देते हैं और ये माइनस में है u, इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो u प्लस 80। तो ये देखिए हमारे पास जो सो फर्स्ट समीकरण जो गति का जो सो हमें प्राप्त हो गया। तो लिखते हैं गति का प्रथम समीकरण सिद्ध हुआ। देखिए सिद्ध हुआ, गति का जो सो पहला समीकरण जो है सो v बराबर u प्लस 80, जो हमारे पास जो गति का प्रथम समीकरण जो था वो हमारा सिद्ध हो गया। अब देखते हैं द्वितीय समीकरण को। तो आगे देखिए, अब द्वितीय समीकरण जो सो तो प्राप्त करना, तो उसमें द्वितीय समीकरण में जो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, द्वितीय समीकरण होता है s बराबर हाफ 80 स्क्वायर प्लस ut। ये जो है सो इसका सीधा रूप नहीं है, लेकिन इसे हम सीधा रूप में पहले लिख लेते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये जो है सो इसका सही रूप है, तो इसे हम लिख लेते हैं। देखिए द्वितीय समीकरण हमारा जो गति का ये है। तो इसे देखिए, इसे ज्ञात करने के लिए देखिए निश्चित अंतराल में तय की गई दूरी, हमें s क्या है दूरी, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमें जो है सो क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए ओ ए ओ, देख सकते हैं आप OABM। तो ये जो है सो पूरा क्षेत्रफल हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हमें जो है सो क्षेत्रफल पूरा ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें जो है सो एक त्रिभुज बन रहा है, जो डार्क लाइन है ये जो है सो त्रिभुज है, यानी कि ABC त्रिभुज है, और ACMO ये क्या है, हमारा एक आयत है। तो हम देखते हैं त्रिभुज और आयत, ठीक है। तो देखते हैं, लिखते हैं आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। पहले देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। प्लस में क्या है, इसमें देखिए प्लस में आप देख सकते हैं ये आयत है, पहले तो त्रिभुज था उसके बाद आयत है। तो लिखते हैं आयत, आयत क्या था, AOCM। तो देखिए AOCM, इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे का आयत। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो ये जो है सो पूरा का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि AOMB का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र होता है। तो ये सूत्र होता है क्या, 1/2 गुने आधार इंटू ऊंचाई, और आयत का क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर से होता है लंबाई गुने चौड़ाई। जितना लंबाई है उसे और कितना चौड़ाई है उसे, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद आयत का जो है सो क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले त्रिभुज का उसके बाद आयत का। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए लिखते हैं जो है ये s बराबर जो सो हम लिखते हैं s बराबर 8 हाफ, और आधार कितना है, आधार लिखते हैं हम। देखिए इसका आधार जो है सो क्या है, AC जो है सो इसका आधार है, AC आधार है। और ऊंचाई कितना है, आधार इंटू ऊंचाई कितना है हमारे पास B। देखिए ऊंचाई जो है सो BC, त्रिभुज का जो है सो आधार हुआ AC और ऊंचाई BC। इसके बाद आयत का जो क्षेत्रफल है, देखिए लंबाई कितना है, लंबाई जो है सो AC है और चौड़ाई जो है सो CM है। तो चलिए लिखते हैं इसका जो है सो क्या, जो इसका आधार जो सो क्या है, आधार देखिए आधार AC है। तो लिखते हैं आधार AC इंटू BC क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। इसके बाद जो है सो आयत का लिखते हैं, आयत का क्या है AC क्या है, इसका लंबाई है, और चौड़ाई क्या है CM इंटू चौड़ाई। तो अब देखिए कितने चौड़ाई क्या है CM है। तो आप देख सकते हैं आगे जो ये देखिए 1/2 जो है सो 1/2 इसे लिखना है, s बराबर 1/2 लिखता है। और AC हमारा जो क्या है, ये जो है AC पूरा किसके बराबर है, T के बराबर है, पूरा क्या है ये T के बराबर। तो T और BC
बी सी बराबर आप देख सकते हैं, देखिए इसमें देख सकते हैं बी सी बराबर जो है सो हमें क्या प्राप्त हुआ था, 80 प्राप्त हुआ था, यानी कि समीकरण 1 से जो है सो हमें बी सी बराबर 80 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ लिखते हैं हम इंटू में ए टी, बी सी बराबर क्या प्राप्त हुआ था, हमें जो है सो क्या प्राप्त हुआ था 80, इसलिए हम यहाँ लिखें 80, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह ए सी, ए सी जो है सो ए सी हमारा क्या है, इसमें आप देख सकते हैं अभी त्रिभुज में आपको हम दिखाते हैं ए सी क्या है, ये इसका जो है सो टाइम है, ए सी क्या है, टाइम है, तो इसे टी लिखते हैं। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं जो सी एम, ये सी एम क्या है, इसका प्रारंभिक वेग था, तो ए ओ जो था सी एम के बराबर था, तो ये प्रारंभिक वेग था, तो इंटू यू प्रारंभिक वेग इसमें हम जोड़ दें। अब देखिए एस बराबर लिखते हैं, देखिए यू टी लिखते हैं, देखिए यू टी, इस यू टी को जो है सो यू टी इधर इसको कर दें प्लस हाफ यानी कि आधा, और ए लिख दें, ये त्वरण है, और टी यानी कि टी पर स्क्वायर, तो हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें जो है सो प्राप्त हो गया। तो ये जो है सो गति का जो है सो द्वितीय समीकरण प्राप्त हुआ। तो लिखते हैं हम गति का दूसरा समीकरण सिद्ध हुआ, गति का ये जो है सो दूसरा समीकरण सिद्ध हुआ। तो चलिए अब देखते हैं गति का तीसरा समीकरण। तो देखिए तीसरा जो है सो इसका समीकरण सिद्ध करने के लिए हमें जो है सो देखिए दूरी ज्ञात करना है, इसमें भी जो हमें सो दूरी ज्ञात करना होगा। दूरी ज्ञात करने के लिए समलंब चतुर्भुज ए बी एम ओ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। देखिए ए ओ, देखिए ए बी एम ओ यानी कि ये जो है सो ये चतुर्भुज बन रहा है। देखिए इस प्रकार से चतुर्भुज बन रहा है, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से चतुर्भुज बन रहा है। तो इसका जो है सो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अगर इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे तो जो हमारा तीसरा समीकरण भी क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसका सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है सो ज्ञात करने के लिए हमें इसका सूत्र होता है, देखिए 1/2 इंटू समांतर चतुर्भुज। देखिए ये जो है सो समांतर भुजा है, देखिए ए भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। तो ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है, यानी कि ये पूरा बी एम जो है सो ए ओ का क्या है, समांतर है, ये जो इसका समांतर भुजा है, ठीक है। तो इसका योग और इसका ऊंचाई, जो इसका ऊंचाई है इसको, ठीक है, सॉरी ऊंचाई जो है सो ये होगा, इधर से देखा जाए तो ऊंचाई क्या होगा, ये होगा, ये तो समांतर भुजा हो गया, ऊंचाई ये होगा, तो ऊंचाई ए एम। तो देखिए चलिए देखते हैं। तो देखिए एस बराबर देखिए 1/2 हाफ यानी कि 1/2, और ए कितना यानी कि समांतर भुजा जो है सो कितना है, ए ओ, पहला जो सो भुजा कितना है, देखिए ए ओ हम लिखते हैं इसको पहले, ए ओ प्लस इसका जो सो दूसरा भुजा समांतर कितना है, बी एम, तो लिखते हैं बी एम, ठीक है, इनटू फिर देखिए ये जो है सो इसका ऊंचाई है, ओ एम जो सो क्या है, इसका ऊंचाई है, तो ओ एम क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए दूरी यानी कि ये हमारा क्या ज्ञात हो रहा है, दूरी ही ज्ञात हो रहा है, तो हम लिखते हैं दूरी एस बराबर से हाफ, देखिए ए ओ जो हमारा कितना है, ये ए ओ जो है सो ये एम और ये सी है, तो एम सी का क्या, ये और एम सी क्या है, देखिए ये जो है सो प्रारंभिक वेग है, तो ये क्या होगा, प्रारंभिक वेग, यानी कि ए ओ जो होगा सो प्रारंभिक वेग प्लस बी एम और यानी एम एन ओ क्या है, ये अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग लिखते हैं, अंतिम वेग को भी से दर्शाते हैं। और ओ एम हमारा क्या है, जो ओ एम जो है सो क्या है हमारा, ओ एम जो है सो हमारा टाइम है, तो टाइम को टी से। तो देखिए जो दूसरा समीकरण होता है, तीसरा समीकरण जो होता है, इसमें जो है सो टाइम का बात किया ही नहीं गया है, इसीलिए इसे जो है सो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट समीकरण जो होता है हमारा गति का फर्स्ट समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ, v बराबर u प्लस ए टी जो प्राप्त हुआ, तो हम t बराबर लिख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो देखिए t बराबर से क्या होगा, देखिए t बराबर से v माइनस यू बराबर a। देखिए ये t को इधर कर दिया गया और ये v जो है सो पहले v को इधर किया गया तो माइनस हुआ। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ समझ लीजिए, अगर आप इसमें नहीं समझ में आया होगा आपको तो v बराबर u प्लस ए टी। तो देखिए ये v जो है सो u को इधर किया गया, ये प्लस में तो ये माइनस में हुआ, इसके बाद ए टी हुआ तो v माइनस यू, उसके बाद ये क्या है, गुना में है, तो इधर नीचे आ जाएगा भागा में और t के बराबर, तो हम यही लिखें। तो देखिए t बराबर v माइनस यू प्लस बटे में ए लिखें, यानी कि त्वरण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं s बराबर हाफ u प्लस v, यानी कि u प्लस v लिखते हैं।
प्लस इंटू टी कितना हमारा प्राप्त हुआ v माइनस यू, और ये जो है सो ए, ठीक है, नीचे त्वरण। अब आगे देखते हैं, देखिए s बराबर जो है सो भी, ये जो है सो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, v प्लस यू कर सकते हैं, और इसे भी v माइनस यू लिखते हैं, ठीक है। और ये 2 जो था 2 को नीचे लिखते हैं, और ये इसे, तो ये जो है सो ये पूरा इधर जाएगा तो क्या होगा, तो 2as हो जाएगा, बराबर जो है सो v प्लस यू और v माइनस यू। तो देखिए एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर से क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए ये हमें प्राप्त हो जाएगा अभी। तो देखिए 2as बराबर से v प्लस यू और v माइनस यू इंटू में, तो ये हमें जो है सो हो जाएगा v स्क्वायर प्राप्त माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो हमारा गति का जो है सो दूसरा समीकरण हमें जो है सो प्राप्त हो गया। तब लिखते हैं, सॉरी ये तीसरा समीकरण, तब लिखते हैं गति का तीसरा समीकरण सिद्ध हुआ। गति का ये जो है सो तीसरा समीकरण क्या हुआ, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से गति का तीसरा समीकरण भी क्या हुआ, सिद्ध हो गया। अब चलिए इसका अगला देखिए, वृत्तीय गति। वृत्तीय पथ पर गति एक समान होता है। जो वृत्त जो होता है उस पर जो है सो अगर गति कोई करता है तो उसका एक समान होता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ, वृत्तीय पथ पर गतिशील कण अपनी दिशा लगातार बदलता है। जो वृत्तीय पथ पर जो कण जो होता है लगातार अपना दिशा क्या होता है, बदलते रहता है, जो उस पर गति करता है। किस प्रकार बदलता है ये अभी हम देखते हैं। तो देखते हैं, तो देखिए ये वृत्त है। अगर मान लें कि कोई कण जो है सो ये इसको जो है सो आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा इसके बारे में दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ से किस प्रकार से एक पत्थर को बांधकर रस्सी में घुमाया जा रहा है। तो जो है सो इस प्रकार से वृत्तीय गति हो रहा है। लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाता है, तो मान ले यहाँ से छोड़ दिया जाता है, तो इसे सीधा सरल रेखा में जो है सो गति करने लगता है। तो लगातार देखिए, लगातार अपना दिशा बदलते रहता है, अर्थात उसका वेग लगातार बदलता रहता है। दिशा बदलेगा तो उसका वेग भी क्या होगा, लगातार बदलता रहता है। भले ही उसका चाल एक समान हो, चाल उसका एक समान होता है हो। वृत्तीय गति त्वरित गति का एक उदाहरण, और वृत्तीय गति जो सो क्या है, एक त्वरित गति का उदाहरण है। अब आगे देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया, बहुत स्पीड जा रहा है, मान लें कि 100 की स्पीड में जा रहा है। तो ये यहाँ से 100 का वेग में जा रहा है, तो ये जो सो इधर देखिए यहाँ से रास्ता क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है। ये जो सो जाना चाहेगा इधर, लेकिन रास्ता जो सो मुड़ा हुआ है, तो इसको जो सो यहाँ स्पीड क्या है, यानी कि वेग इसका यहाँ कम हो जाएगा। तो यहाँ कम होगा, यानी क्यों कम हुआ, क्योंकि यहाँ इसका जो है सो दिशा क्या हो रहा है, मान लीजिए ये पूरब की दिशा की ओर जा रहा है, लेकिन अब जो है सो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गया। तो फिर यहाँ इस बिंदु से क्या होगा, अब जो सो दक्षिण दिशा की ओर आएगा, तो इधर भी जो है सो दक्षिण दिशा की ओर पूरब बहुत जितना वेग से इधर आ रहा था उतना वेग से प्राप्त कर लेगा। तो फिर यहाँ जो सो टर्न है, रास्ता जो है सो मुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, फिर इसका वेग जो है सो यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर इस मोड़ पर कम हो जाएगा, यानी कि चतुर्भुज में जो है सो अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु गति करता है तो उसे 4 बार जो है सो दिशा परिवर्तन करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो षष्ठभुज अष्टभुज होता है उसमें भी जो है सो होता है। देखिए अगर यहाँ से गति कर रहा है तो इधर ही गति करना चाहेगा, फिर ये इधर गति करना चाहे तो इधर ही, और इधर गति करना चाह रहा है तो इधर ही करना चाहेगा। लेकिन क्या हो रहा है, बार बार इसका दिशा जो है सो परिवर्तन हो रहा है, दिशा परिवर्तन हो रहा है। इसी कारण से जो इसका वेग में भी परिवर्तन हो रहा है। तो वेग परिवर्तन हो रहा है क्यों का, इसका कारण साफ यही है कि इसका दिशा क्या हो रहा है, बार बार परिवर्तन हो रहा है। जाना चाह रहा है इस दिशा में, लेकिन क्या हो रहा है, जो यहाँ रास्ता मुड़ा हुआ है तो इस दिशा में आ गया। फिर जाना चाहता है इस दिशा में, लेकिन रास्ता मुड़ा हुआ है तो इस दिशा में। लेकिन देखिए जो वृत्तीय गति जो होता है, जो पूरा तरह सा वृत्त होता है। देखिए मान लीजिए कि कोई यहाँ से व्यक्ति है और एक अपना हाथ में पत्थर लेके घुमा रहा है, मान लीजिए, तो रस्सी बांध के घुमा रहा है, तो पूरा ये वृत्तीय गति से क्या करेगा, घूमेगा, वृत्तीय गति से घूमेगा। और ये जो सो मान लीजिए कि इस बिंदु पर आया और यहाँ से जो सो पत्थर को और रस्सी को साथ ही छोड़ दिया, तो जो सो इस प्रकार से गति करते हुए जो सो पत्थर और रस्सी निकल जाएगा। तो वृत्त के जो स्पष्ट रेखा होता है उस पर अगर हम स्पष्ट रेखा पर एक बिंदु पर हम खींचे तो जो है सो वृत्त का क्या होता है, वो किसी वस्तु का जो है सो गति का दिशा होता है। तो देखिए इसका प्रत्येक बिंदु पर गति का दिशा बदलते रहता है और इतना फास्ट बदलता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। इसीलिए देखिए जब धावक जो आर्मी का रेस होता है, जैसे आर्मी का ट्रेनिंग लिया जाता है, तो वो वृत्तीय पथ पर हमेशा जो इसका
जो फिजिकल में लिया जाता है हमेशा वृत्तीय पथ पर, क्योंकि अगर व्यक्ति यहाँ से अगर कोई दौड़ना प्रारंभ करेगा ए बिंदु से, तो ये क्या होगा, प्रत्येक क्षण प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या हो रहा है, दिशा परिवर्तन हो रहा है। और दिशा परिवर्तन इतना जल्दी होगा कि इसे पता नहीं चलेगा। तो वृत्तीय पथ पर प्रत्येक बिंदु पर जो है सो देख लीजिए इसका दिशा परिवर्तन हो रहा है, और इतना जल्दी हो रहा है कि हमें पता नहीं चलता है। और इसका दिशा तो वो जो है सो एक समान चाल से जो है सो व्यक्ति इस पर दौड़ते रहता है, तो उसे कोई कठिनाई नहीं होता है दिशा परिवर्तन करना। तो वृत्तीय पथ पर जो गति करता है वो कठिनाइयों से नहीं होता। इसी प्रकार सूर्य जो है सो सूर्य के चारों ओर जो सो पृथ्वी परिक्रमा करती है ना पृथ्वी, तो उसे कोई कठिनाई नहीं होता है, क्योंकि वृत्तीय पथ पर करती तो इसे दिशा परिवर्तन करने में कोई कठिनाई नहीं होता है। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं, जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जब कण जो है सो वृत्तीय पथ पर क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, तो एक समान चाल से चलेगा, क्योंकि इसका दिशा इतना जल्दी परिवर्तन हो रहा है कि पता नहीं चल पा रहा है। और जो है सो तब तो एक समान चाल से चलना प्रारंभ कर देता है। चाल से चलना प्रारंभ करता है तब उसकी गति को क्या कहते हैं, उसकी गति जो है सो एक समान चाल वृत्तीय गति कहा जाता है। और अगर इसका चाल जो है सो हमें निकालना होगा तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर देखिए, चाल बराबर से होता है दूरी बटा समय। तो समय तो जितना लगेगा उसे आपको लिखना ही है, लेकिन देखिए दूरी क्या होगा, जो हमने वृत्त का पूरा परिधि जो है सो वही दूरी, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो 2πr बटे जो हमें समय लगा, समय जो है सो t, जितना हमें समय लगा उसे, ठीक है। तो जो वृत्त की परिधि मान लीजिए कि वृत्त की परिधि हमें जो है सो 22 मीटर हुआ, और जो है सो मान लीजिए चाल हमें ज्ञात करना है और ये वृत्तीय पथ की है, और मान लीजिए समय हमें 2 सेकंड लगा, तो 11 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से, जो मीटर प्रति सेकंड से ये जो है सो क्या हो रहा है, इस पर जो है सो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। देखिए इस प्रकार से जो ये चैप्टर गति है ये समाप्त होता है। तो इसका जो है सो पूरा नोट्स जो है सो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है सो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जरूर जाके वीडियो को डाउनलोड कर लें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार का इस चैनल पर